वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ का। उसी का ये टॉपिक है डिफेंसेस टू अ क्रिमिनल चार्ज। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पीपीसी के अंदर आएगा, यानी कि पाकिस्तान पैनल कोड। ठीक है, पाकिस्तान पैनल कोड आपको क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट में आएगा। जो भी स्टूडेंट अभी एलएलबी पार्ट 3 में प्रमोट हुआ है उसी को क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट आएगा फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो पीपीसी का सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से नहीं है, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, सूटेबल है। और जो भी स्टूडेंट डिफेंसेस टू अ क्रिमिनल चार्ज सीखना चाहते हैं उन सब के लिए ये वीडियो सूटेबल है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है। जो भी स्टूडेंट मुझसे ये नोट्स परचेज़ करना चाहता है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकता है। उसके साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है जब मैं लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पोस्ट करती हूँ। मेरा एक ग्रुप भी मौजूद है, वहाँ से भी आप डिफरेंट पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स के ही लिखे हुए नोट्स हैं। और जो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनके नोट्स भी मुझे सेंड होते हैं, वो भी मैं इस ग्रुप में चढ़ा देती हूँ। ठीक है, और भी कोई लॉ रिलेटेड बुक होगी वो भी मैं इसी पे डालती हूँ। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन। Sometimes a person does something that looks like a crime, but there is a good reason behind it. In such cases, the law may excuse the person if they can explain why they did it. This is called a defense. यहाँ पे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गलत करते हैं, यानी कि कोई क्राइम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो क्राइम करते वक्त ये कह दें कि हमने इस वजह से क्राइम किया है, और अगर वो वजह ऐसी हो जिस पे कानून कहे कि ठीक है इसने जो वजह बताई है इस पे इसको सज़ा नहीं मिलेगी या कम सज़ा मिलेगी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिफेंस। यानी कि एक बंदा अपने आप को डिफेंड करे कोर्ट के आगे कि इसने ये जो क्रिमिनल एक्ट किया है ये इस रीज़न की वजह से किया है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डिफेंस करना, अपनी खुद की हिफाजत करना। ठीक है, यानी कि क्राइम भी आपने किया है और अपने आप को आप डिफेंड भी खुद करे हो। सही है, अब इसमें आगे क्या क्या होता है वो सारा हम बारीकी से जानेंगे। In Pakistan, the law Pakistan Penal Code says that in some situations, a person is not guilty of a crime if they acted with someone's permission, consent, if they were forced, or if they did it because of a serious need. अब देखो यहाँ पे पाकिस्तान पैनल कोड ये सिखा रहा है हमें कि अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पे गिल्टी नहीं था, यानी कि उसने जानबूझ के किसी का जानबूझ के क्राइम कमिट नहीं किया। ठीक है, यानी कि उसने जानबूझ के चोरी नहीं किया, जानबूझ के गलत हरकत नहीं की। अब वो क्या वजह है कि उसने जानबूझ के नहीं की? क्योंकि उसने किसी की परमिशन लेके उसके साथ गलत किया है। ठीक है, अगर ये चीज़ उसने कर दी, यानी कि किसी की परमिशन थी, यानी कि जिस इंसान के साथ वो गलत करने जा रहा है या तकलीफ़ देने जा रहा है उसी इंसान ने खुद कहा है कि वो उसको तकलीफ़ पहुँचाए, अगर ये रीज़न हुई तो ये चीज़ क्रिमिनल डिफेंस में आ सकती है। यानी कि अपने आप को डिफेंड करके कह सकता है पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, कि मुझे उसी बंदे ने कहा था कि मैं उसको मारूं जिसको वो मार के आया। ठीक है, थप्पड़ वगैरह या मुक्का मार के आया। उसके अलावा अगर किसी ने इसको फोर्स किया था किसी को मारने के लिए, यानी कि उसकी नीयत नहीं थी क्राइम करने की, लेकिन किसी और ने उसको फोर्स किया वो करवाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन पे भी वो डिफेंड हो सकता है। उसके अलावा उसने किसी मजबूरी की वजह से, बहुत ही सीरियस नीड की वजह से क्राइम कमिट किया है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ और सेक्शंस के साथ जानेंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग आपने डालनी है लॉ दैट टॉक्स अबाउट दिस डिफेंसेस। अगर लॉ दैट टॉक्स अबाउट दिस डिफेंसेस अगर आपको नहीं लिखना, आप इसकी जगह लिख सकते हो रेलिवेंट सेक्शन, या अगर सेक्शन भी नहीं लिखा तो आप इसके साथ लिख दो कि रेलिवेंट लॉज, यानी कि वो लॉज या वो सेक्शंस जिनके अंदर क्रिमिनल डिफेंसेस के बारे में लिखा गया है। अब पीपीसी के ये वो सेक्शंस हैं जिनके अंदर क्रिमिनल डिफेंसेस का जिक्र किया गया है। सम पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान पैनल कोड दैट टॉक्स अबाउट दिस डिफेंसेस आर सेक्शन 81 दैट इज नेसेसिटी, सेक्शन 87 कंसेंट ऑफ एन एडल्ट, सेक्शन 88 कंसेंट इन गुड फेथ, सेक्शन 83 कंसेंट बाय अ गार्डियन फॉर अ चाइल्ड और इनसेन पर्सन, सेक्शन 94 कंपल्शन और बीइंग फोर्स्ड। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस जो है डिफेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला सेक्शन है सेक्शन 81 नेसेसिटी के बारे में बताता है। नेसेसिटी का मतलब है कि किसी मजबूरी की वजह से क्राइम कमिट किया जाए। ठीक है, सेक्शन 87 हमें बताता है कंसेंट ऑफ एन एडल्ट, यानी कि किसी एडल्ट ने आपको परमिशन दी है कि वो आपसे खुद कह रहे कि जाके चोरी कराओ या जाके गलत काम कराओ, यानी कि किसी एडल्ट ने खुद आपको इजाज़त दी है। कंसेंट का यही मतलब होता है। ठीक है, और सेक्शन 88 कहता है कंसेंट इन गुड फेथ, यानी कि आपने किसी अच्छे इरादे से गलत हरकत की है, या जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो हम आगे भी मज़ीद तफसील से जान लेंगे। इसका यही मतलब है कंसेंट इन गुड फेथ। आगे है सेक्शन
89 वो कहता है कॉन्सेप्ट बाय गार्डियन फॉर अ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन, यानी कि एक बच्चा अगर कुछ गलत करता है या कोई ऐसा इंसान कुछ गलत करता है जो ज़हनी तौर पे बीमार है या ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों को कौन लोग कहता है कि जाके आप क्राइम करें और या ये खुद करते हैं। ये सारा कुछ जो है सेक्शन 89 हमें सिखा रहा है। इसकी तफसील भी हम आगे जानेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा समझ रहे हैं। सेक्शन 94 जो है हमें कंपल्जन और बीइंग फोर्स के बारे में बताता है कि कंपल्जन आपको नहीं लिखना, आप बीइंग फोर्स लिख दो। बीइंग फोर्स का मतलब है कि किसी इंसान ने आपको फोर्स किया कि आप गलत हरकत करें, क्राइम करें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेक्शंस के बारे में जान लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे तो आपको बहुत बारीकी से सारे सेक्शंस और हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग इसमें आएगी व्हेन अ कंसेंट इज़ अ गुड डिफेंस। यहाँ पे कहते हैं कि आप किसी की मर्ज़ी के बारे में जब बताओगे कोर्ट में कि हमने किसी की परमिशन ली है, यानी कि उसकी मर्ज़ी की इजाज़त दी है, तभी हमने उससे चोरी की है जाके, या तभी हमने उसको मारे, यानी कि आप किसी से पूछ के जाके चोरी कर रहे हो या किसी से पूछ के जाके उसको मार रहे हो और वो आपको कहता है ठीक है मुझे मार लो, वो खुद ही बंदा अगर ये कहता है तो फिर ये आपका एक डिफेंस बन सकता है, सही है। इसमें हमने लिखना है कंसेंट मीन्स सेइंग येस टू समथिंग इफ़ समवन एग्रीज टू समथिंग नोइंग द रिस्क इट माइट नॉट बी अ क्राइम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक इंसान आपके पास आता है और आपसे कहता है कि तुम अपने पैसे मुझे दे दो, मैं ये पैसे जो है जुए पे लगा रहा हूँ, और वो बंदा को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूँगा पैसे। लाइक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैं इसे ड्राइंग बना के बताती हूँ। ये एक इंसान है, इसका नाम ए है, ये एक और इंसान है, ठीक है, ये बी है। ए बी से जाके कहता है कि तुम मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है, मैं ये जुए पे लगा रहा हूँ और अगर मुझे ज़्यादा पैसे मिल गए, 10 लाख मिल गए, उसमें से 5 लाख मैं तुम्हें दे दूँगा। बी कहता है ठीक है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 1 लाख रुपये इसने ए को दे दिए, इसने वो सारे के सारे पैसे 1 लाख रुपये उड़ा दिए। अब बी को ये पैसे वापस नहीं दे पा रहा। अब बी जो है ए को कोर्ट नहीं लेके जा सकते क्योंकि बी ने अपनी मर्ज़ी से ए को ये सारे पैसे दिए थे, ठीक है। यानी कि ए ने जो जुर्म किया, जो क्राइम किया, जुआ इटसेल्फ एक क्राइम है, जुआ वगैरह, ठीक है, क्राइम है। तो ए ने जो क्राइम कमिट किया, इसने बी से इजाज़त लेके किया ना। बी को पूरे होशो हवास में पता था कि इसने जो पैसे ए को दिए हैं वो इसके अपने पैसे थे जो उसने दिए हैं, जुए पे वो लगाएगा, ए इसको अच्छे से पता था। तो ऐसी सिचुएशन पे ए जो है कोर्ट से बच सकता है क्योंकि ए जो है इसे कोर्ट पूछेगी कि आपने ज़बरदस्ती भी से लिए हैं। बी कहेगा नहीं मैंने तो उसको खुद अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए थे। तो फिर कोर्ट ए को कहेगी कि ठीक है हम आपको सज़ा नहीं देंगे, और बी को कहेगी कि हम आपको पैसे नहीं देंगे क्योंकि आपने खुद अपनी रजामंदी से इसको पैसे दिए थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, कोई और भी आप एग्जांपल ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे मैंने पैसे देने वाली एग्जांपल ली है, आप कोई और सोच लें कि कोई आप किसी के पास जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं आपको मार सकता हूँ, वो कहता हाँ मुझे 2-3 लगा लो। बाद में वो मार खाने के बाद ये नहीं कह सकता कि मैं कोर्ट में जाऊँगा तुम्हें लेके, ठीक है। यानी कि जो इंसान अपनी मर्ज़ी से आपसे अपना नुकसान करवा रहा है वो बाद में कोर्ट जाके आपको खड़ा नहीं कर सकता। फिर आप ज़ाहिर ही बात है कोर्ट में यही कहोगे ना इसने मुझे खुद परमिशन दी थी कि मैं इसके साथ ये सब कर दूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप डाल सकते हो। इसमें आप डाल सकते हो डूइंग समथिंग विद परमिशन ऑफ एन एडल्ट, सेक्शन 87। अब आपने सेक्शन 87 को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 87 का मतलब है कि आप किसी बड़े की परमिशन के साथ कुछ कर रहे हो, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से कम है या 18 साल है तो आप किसी बड़े की परमिशन से कुछ कर रहे हो, ठीक है। यानी कि एडल्ट उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है, ठीक है। If a person over 18 years old agrees to take part in something like boxing or wrestling and they get hurt during the activity, then the other person may not be guilty। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बच्चा है छोटा सा 18 साल का, 17 साल का, वो अपने से 10 साल बड़े बंदे को कह रहा है कि तुम आओ मेरे साथ रेसलिंग में पार्टिसिपेट करो। रेसलिंग मीन्स कि मुक्के शुक्के मारने वाली गेम में पार्टिसिपेट करो। अब वो उसके साथ पार्टिसिपेट करता है और बहुत ज़ोर की उसको चोट लग जाती है। अब वो छोटे बच्चे को नहीं कोर्ट लेके जा सकता क्योंकि वो खुद एक एडल्ट है, उसने पूरे होशो आवाज़ में इस मैच को तस्लीम किया, वो मार खा के आ गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल भी आप इसमें डाल सकते हैं। इफ़ 2 adults agree to play boxing and one get hurts, it's not a crime because they both agree to play and knew the risk। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे दोनों ही एडल्ट थे और दोनों को पूरे अच्छे से मालूम था कि जो गेम है बॉक्सिंग की इसमें हम दोनों का मुंह टूट जाएगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इतना ज़ोर से मारेंगे मुंह पे, लेकिन उन दोनों ने खुद ही एग्री किया और कहा कि ठीक है हम ये गेम खेलेंगे। अब दोनों का मुंह टूट गया बॉक्सिंग के बाद, ठीक है, उनको रिस्क पहुंचा है, उनको पता था कि रिस्क की गेम है, मार पीट लग सकती है, किसी गलत जगह चोट लग सकती है, या हमारी जो नसें हैं दिल दिमाग की
या चेहरे की, अगर उन पर गलती से ज़ोर का लग गया तो बंदा पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज भी हो सकता है। ये पूरी होशो हवास में इन्होंने एक गेम खेली। तो अगर ऐसी सिचुएशन पे अगले बंदे ने अगर ज़ोर से भी मुक्का मार दिया, आपको कुछ हो गया, आपकी जान पे अगर चलेगी, तो आप अगले बंदे को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि आपने खुद ही इस मैच में पार्टिसिपेट किया, कोर्ट किया कि आप बेवकूफ़ थे कि आप उसमें गए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे इस टाइप की एग्जांपल जो मैंने दी, ये साफ़ तौर पे ज़ाहिर करती है कि इन सिचुएशन पे जो बंदा है जिसने नुकसान पहुंचाया अगले को, वो बंदा बच सकता है। जिसने नुकसान पहुंचाया वो ये कह देगा कि अगले बंदे ने खुद ही पार्टिसिपेट किया इस बॉक्सिंग मैच में, अगर उसको लग गया ज़ोर की तो वो मुझसे आके तो नहीं कह सकता कि तुमने ज़ोर से मार दिया, अब तुम जो है मुझे जुर्माना दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दूसरी पॉइंट यहाँ पे लिखा है डूइंग समथिंग टू हेल्प समवन विद देयर परमिशन। अब यहाँ पे सेक्शन 88 अप्लाई होता है। यहाँ पे लिखा है इफ़ यू डू समथिंग टू हेल्प अ पर्सन एंड दे एग्री इवन इफ दे गेट हर्ट और डाई बाय एक्सीडेंट यू आर नॉट गिल्टी। यहाँ पे कहते हैं कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी मदद करते हुए अगर उस बंदे को चोट लग गई या वो मर गया तो आप गिल्टी नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे एक कुआं है, ठीक है, इसके अंदर एक बंदा लटका हुआ है यूं करके, और आप रास्ते से गुजर रहे हो और आपको दिख रहा है कि ये बंदा लटका हुआ है, फिर आप उसकी मदद करना चाह रहे हो, लेकिन उस मदद करने के दौरान उस बंदे को चोटें लग रही हैं, उस जगह से हर्ट हो रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसके अलावा अगर आप उसकी मदद करने जा रहे हो और रस्सी टूट जाए या वो आप उसको नहीं पकड़ पाए और वो भी खुद को ना संभाल पाए, वो गिर के मर जाए, तब भी आप गिल्टी नहीं होगे। यह हमें सेक्शन 88 सिखा रहा है कि आप किसी की अगर मदद करने जा रहे हो और आपकी मदद करते हुए ही उस बंदे को चोट लग जाए या वो मर जाए तो आप गिल्टी नहीं होगे। यू मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, यू मस्ट डू इट फॉर देयर बेनिफिट एंड दे मस्ट हैव एग्री टू इट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें आप बच तब सकते हो, आपको सज़ा तब नहीं मिलेगी जब आपकी नीयत साफ़ हो, यानी कि आपकी नीयत में ये चीज़ ना हो कि मैं इसको जान के मारूंगा। अगर आपकी नीयत साफ़ है कि मैं इसकी मदद करना चाह रहा हूँ, ये बच जाए किसी तरह, अगर आप ऑनेस्ट इंसान हो, गुड फेथ है आपका कि आप गलत नीयत से उसको नहीं मारे बल्कि आप उसको अच्छी नीयत से बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो कोर्ट आपको माफ़ कर देगी। उसके अलावा आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि उस बंदे के फ़ायदे के लिए उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे उसको चोटें भी लग गई थी, लेकिन आप कोशिश पूरी कर रहे थे कि वो बच जाए। उसके अलावा जो दूसरा इंसान है जिसको बचाने जा रहे हो, वो खुद भी रजामंद हो कि आप उसको बचा लो, ठीक है, वो खुद भी एग्री करे कि हाँ ठीक है आप उसको बचा लो। तो ये तीनों चीज़ें अगर मौजूद होंगी तो आपने अगर किसी इंसान की जान भी ले ली उसको बचाते हुए, तो कोर्ट आपको सज़ा नहीं देगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हैं जो मैंने यहाँ पर डाली हुई। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर गिव्स अ पेनफुल ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट with the patient's permission. The treatment was meant to help, so even if the patient is hurt is not a crime. यहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं कि एक बहुत ही तकलीफ दे ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर ने पहले से ही बताया कि जो आपको तकलीफ हुई हुई है, आपके जिस्म में जो बीमारी है, उसको अगर मैं ठीक भी करूँगा, डॉक्टर कह रहा है कि उसको अगर मैं ठीक भी करूँगा तो आपको तकलीफ़ पहुँचेगी, कि जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ आपको बहुत ही तकलीफ़ होगी, और पेशेंट को ये अच्छे से पता है, पर पेशेंट की परमिशन से ही सब कुछ हो रहा है। तो अगर पेशेंट को पता है सारा, तो जब डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा होगा तो उसको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है पेशेंट की, कि उसकी जो तकलीफ़ है वो मज़ीद बढ़ने की बजाय मैं ख़त्म कर दूँ, इसलिए वो उसको ऑपरेशन जो उसका कर रहा है उस ऑपरेशन से उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है पेशेंट की, और पेशेंट बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे जो है क्राइम कमिट नहीं कर रहा, डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो तो अच्छी नीयत से ही ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपने इसमें डाल देनी है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास सेक्शन 89 का, जिसमें है परमिशन बाय गार्डियन। ठीक है, If a child under age 12 or a person who is mentally ill cannot understand things, their guardian, like a parent, can give permission for things that may hurt a little, but only if it is done honestly. It is done for the benefit of a child or mental ill person. यहाँ पे हमें सेक्शन 89 PPC का ये सिखा रहा है कि एक इंसान जो 12 साल की उम्र का एक बच्चा, या 12 साल का अगर वो बच्चा नहीं है, कोई बड़ा इंसान है लेकिन वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग जो बच्चे हैं या ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, तो इनका जो गार्डियन है, गार्डियन का मतलब है कि जो उनकी हिफाजत करने वाले लोग हैं। जैसे कि बच्चे की हिफाजत कौन करते हैं, उसके माँ बाप करते हैं, तो बच्चे की जो माँ बाप है वो उसके गार्डियन हुए, या जो मेंटली तौर पर इल इंसान है उसके माँ बाप या भाई बहन जो उसका गार्डियन है। वो जो लोग हैं गार्डियन साहब जो हैं, गार्डियन से परमिशन लेके अगर क्राइम कमिट किया जाए, मिसाल के तौर पे क्राइम कमिट भी नहीं कर रहे, आप कोई ऐसा एक्शन ले रहे हो एज अ गार्डियन इन बच्चों पे, इन मेंटली इल पर्सन पे, कि इनको तकलीफ़ पहुंच रही है, लेकिन आपकी नीयत नहीं है कि इनको तकलीफ़ पहुंचे, बल्कि आप उनके फ़ायदे के लिए उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। वो किस टाइप की तकलीफ़ होगी? पहली बात तो ये है कि जो गार्डियन साहब है उनकी नीयत साफ़ होनी चाहिए कि वो किसी गलत नीयत से अपनी औलाद को या किसी मेंटली इल पर्सन को
तकलीफ़ दे, उसके साथ साथ इट इज़ डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और मेंटली इल पर्सन। अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी लगी है और वो बीमारी ऐसी है कि उसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, उस ऑपरेशन से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी, और तो ऐसी सिचुएशन पे जो गार्डियन है उसको वो क्राइम कमिट नहीं कर रहा, क्योंकि वो बच्चे को बचाने के लिए वो गार्डियन जो है ये एक्शन ले रहा है, ताकि डॉक्टर के पास उसको लेके जा रहा है, उसका ऑपरेशन करवा रहा है ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन उस ऑपरेशन से उस बच्चे को दर्द होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन गार्डियन यहाँ पे जो भी हरकत कर रहा है ये क्राइम के अंडर नहीं आएगी। उसके अलावा गार्डियन अगर एक ऐसे इंसान को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, बड़ा इंसान है बट वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, और वो भी अगर उसको भी कोई ऐसी बीमारी लगी है, उस सिचुएशन पर भी अगर गार्डियन उसको बचाने के लिए कोई ऑपरेशन से गुजारेगा और उस ऑपरेशन से उसको तकलीफ़ होगी, तब भी वो जो गार्डियन है वो ज़िम्मेदार नहीं ठहराएगा क्राइम के। क्योंकि आम तौर पे जब बच्चे के साथ तकलीफ़ से जब बच्चा गुजरता है, हर्ट से गुजरता है, या कोई मेंटली तौर पे बंदा जो इल है, मेंटली तौर पे ठीक नहीं है बंदा, वो भी अगर किसी तकलीफ़ से गुजरता है, तो ये दोनों लोग कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने तकलीफ़ से हमें गुजारा, या इनके ऊपर भी राइट्स मौजूद है। लेकिन जो गार्डियन साहब है वो किसी भी गलत नीयत से इनको तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे, बल्कि इनका जो ऑपरेशन हो रहा है वो इनकी हिफाजत के लिए किया जा रहा है, ताकि इनका जो ऑपरेशन हो जाए, ताकि वो आने वाली बड़ी बीमारियों से बच जाएँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पे जो गार्डियन है उसको कोई सज़ा नहीं दे सकेगा, वो अपने आप को डिफेंड करेगा, कोर्ट से जाके कह देगा कि मैंने अपने बच्चे का या मैंने अपने ज़हनी तौर पर बीमार भाई का इलाज इसलिए कर दिया है क्योंकि वो किसी बीमारी से गुजरा था, अगर वो ये इलाज मैं ना कराता तो ये बच नहीं सकता। ठीक है, तो वो जो गार्डियन ऐसे से बच सकता है, तो ये एक तरह का डिफेंस है। अब एक एग्जांपल भी इसमें डालते हैं, पेरेंट अलाउज द डॉक्टर टू गिव एन इंजेक्शन टू देयर चाइल्ड इवन इफ इट कॉजेज पेन, इट्स नॉट अ क्राइम बिकॉज इट हेल्प्स द चाइल्ड। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर के पास अपने औलाद को लेकर जा रहे हैं और डॉक्टर से कह रहे हैं आप हमारे बच्चे को इंजेक्शन लगा दें। उस इंजेक्शन से उनके बच्चे को बहुत तकलीफ हो रहा है, वो चीख चीख के रो रहा है या रो रही है वो बच्ची, फिर भी डॉक्टर रुकेगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर को उसके पेरेंट्स ने कहा है कि इसको इंजेक्शन लगाओ। यहाँ पे पेरेंट्स बेरहम नहीं है और ना ही डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर और पेरेंट्स दोनों को पता है कि जो इंजेक्शन है ये उनकी औलाद को फ़ायदा देगा। जैसे हमें भी बचपन में डिफरेंट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि हम लोगों को आगे आने वाले वक्त में कोई बीमारी ना लगे। तो इसीलिए अगर कोई गार्डियन जो हमारा बड़ा है, जो हमारी हिफाजत कर रहा है, अगर कोई ऐसा एक्शन ले रहा है जिससे हमें तकलीफ़ पहुँच रही है लेकिन वो हमें फ़ायदा देगी बाद में, तो फिर हम उस चीज़ पर जो है गार्डियन को कोर्ट नहीं लेकर जा सकते। गार्डियन अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है आराम से, कि वो कह देगा कि हाँ मैंने अपने आपके लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद को बचाने के लिए ये रिस्क लिया, ये इसको तकलीफ़ पहुंचाई। ठीक हो गया। अब अगली हेडिंग आपने इसमें डालनी है, व्हाई दिस लॉज एग्जिस्ट, पर्पस ऑफ सेक्शन 88 एंड 89। अब आपने ये बताना है कि ये दोनों लॉज सेक्शन 88 एंड 89 क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आपने इसमें लिखे हैं, दीज लॉज मोस्टली प्रोटेक्ट डॉक्टर्स एंड मेडिकल वर्कर्स इफ दे ट्रीट अ पेशेंट विद ऑनेस्टी एंड जस्टिस एंड केयर and the patient or guardian agrees, they won't be blamed even if something goes wrong। ये जो सेक्शन है सेक्शन 88 एंड 89, ये मैंने अलग से इसलिए इसको हाईलाइट करके लिखा है क्योंकि ये डॉक्टर्स की हिफाजत की मोस्टली बनाया गया। क्योंकि आमतौर पे जब डॉक्टर्स खुदा ना करे किसी पेशेंट को मार देते हैं जान से, उनकी मर्ज़ी से थोड़ी वो मारते हैं, उनका जो ऑपरेशन हो रहा होता है वो ऑपरेशन अगर सही से नहीं जाता या कुछ गलत हो जाता है तो जो पेशेंट है, पेशेंट के जो माँ बाप थे या जो भी रिश्तेदार थे वो उनको फिर कोर्ट ले जाते हैं। तो डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए खासतौर पे ये सेक्शन 88 एंड 89 बनाया गया कि जो डॉक्टर हैं या मेडिकल स्टाफ है, जो भी वर्कर है डॉक्टर वाला, वो जब भी कोई काम करें, लाइक किसी बंदे को ऑपरेट करें, उसका ऑपरेशन करें, तो उनकी नीयत साफ़ होनी चाहिए डॉक्टर्स की। ठीक है, डॉक्टर्स की ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि मैंने इस बंदे को जान से मारा। डॉक्टर्स की ये नीयत होनी चाहिए कि मैं इस बंदे की हिफाजत करूं और इसको किसी तरह ठीक करूं, तो उनका ऑपरेशन वो अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन करे उस बच्चे का और उन लोगों का। ठीक है, अगर वो मर जाते हैं तो उनका ज़िम्मेदार डॉक्टर नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, ये हमें सेक्शन 88 और 89 बताता है। But if someone is not a real doctor and they hurt someone while trying to treat them, they can be punished। यहाँ पे कहते हैं कि एक इंसान अगर रियल डॉक्टर नहीं है, वो फेक डॉक्टर है, झूठा डॉक्टर है, उसके पास डिग्री भी नहीं है, ना ही उसने ट्रेनिंग की हुई है, तो ऐसा डॉक्टर अगर किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाता है, बेशक उसे जान से नहीं मारा, सिर्फ तकलीफ़ भी पहुंचाई छोटी सी भी, तो आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हो, उसको जेल भी हो जाएगी। इसलिए आपने देखा है कि मैंने नॉट अ रियल डॉक्टर को थोड़ा बोल्ड करके लिखा है। अगर आप भी अपने आंसर को यहीं से ही देख के लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यहीं से, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा नॉट अ रियल डॉक्टर, इसको आपने बोल्ड मार्कर से हाईलाइट करके लिखना होता है। अगली हेडिंग आपने इसमें डाली है, वन ऑफ फोर्सेस डिफेंस। यहाँ पे कहते हैं अगर आप पे कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो डिफेंस कैसे बनता है। सेक्शन 94 इसके बारे में बताता है, समटाइम्स अ पर्सन इज फोर्स्ड टू डू समथिंग बिकॉज दे आर थ्रेटेंड। इफ अ पर्सन इज मेड टू कमिट अ क्राइम बिकॉज समवन सेड दे वुड किल देम इमीडिएटली इफ दे डोंट डू इट, दैट द लॉ मे फॉरगिव दैट पर्सन। यहाँ पे कहते हैं कि एक इंसान जो है क्राइम नहीं करना चाहता, चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन उस इंसान से कोई करवा रहा है चोरी, उसको कोई कहता है कि अगर तुमने चोरी नहीं की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा, तो वो बेचारा मजबूर होकर वो हरकत कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन पर जो लॉ है उस इंसान को माफ़ कर देगा जो ये कहेगा कि मैं मजबूर हो गया था, मैंने जानबूझ के चोरी नहीं किया, मैंने जानबूझ के गलत हरकत नहीं की। ठीक है,
बट दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू मर्डरर्स, क्राइम्स अगेंस्ट द कंट्री लाइक ट्रेजन्स। यहाँ पे दो क्राइम्स ऐसे हैं जिसकी सज़ा मिलेगी और इसकी माफ़ी नहीं है। अगर आप किसी को कहते हो कि जान से इसको मार दो, लाइक आप किसी इंसान को फोर्सफुली कह दो कि इसको जान से मार दो, और वो जो बंदा है मजबूर होकर किसी को जान से मार देता है, तो उस बंदे को कोर्ट और लॉ माफ़ नहीं करेगा। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे आप कह रहे हो कि मुल्क से गद्दारी करो, हमारे मुल्क से गद्दारी करो, और वो गद्दारी कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन पे भी माफ़ी नहीं है। उसके अलावा अगर कोई और चीज़ है, जैसे कि छोटी मोटे थप्पड़ मार देना किसी को, कोई आपसे कह रहा है इस बंदे को जाकर थप्पड़ मार के आ जाओ या चोरी करके आ जाओ, तो उनमें लॉ फिर भी माफ़ कर देता है, लेकिन इन दो चीज़ों पे लॉ माफ़ नहीं करता। इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, समवन सेज ड्रॉप दिस शॉप और आई विल शूट यू राइट नाउ and you do it because you were scared for your life, you might be forgiven but not if the crime was for murder। यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि कोई बंदा आपसे कह रहा है कि जो दुकान है उसको लूट लो, अगर तुमने दुकान नहीं लूटी तो मैं तुम्हें उसी जगह पे गोली मार दूंगा ऑन स्पॉट। तो वो बंदा डर जाता है और अपनी जान की हिफाजत की वजह से वो चोरी कर लेता है, और लॉ जो है ऐसी सिचुएशन में आपको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आप खुद ही किसी और के डराने पे किसी की जान ले लेते हो तो लॉ ऐसी सिचुएशन में माफ़ नहीं करेगा। एग्जांपल आपने इस तरह से डाल दी, ये पॉइंट खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे लिखा है व्हेन नेसेसिटी इज़ अ डिफेंस। नेसेसिटी यानी कि मजबूरी कब डिफेंस बनता है, सेक्शन 81 में मौजूद है पीपीसी के। नेसेसिटी मीन्स डूइंग समथिंग रॉन्ग टू स्टॉप समथिंग वर्स फ्रॉम हैपनिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने मजबूरी में कोई ऐसा एक्शन लिया ताकि बहुत बड़ी मुसीबत टल जाए, इसको हम कहते हैं नेसेसिटी। इसमें हमने लिखा हुआ पर्सन डज समथिंग दैट कॉजेज हार्म बट दे डिड इट विदाउट एनी बैड इंटेंशन टू सेव लाइव्स और प्रॉपर्टी एंड एक्टेड ऑनेस्टली एंड गुड फेथ देन इट माइट नॉट बी अ क्राइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंसान किसी मजबूरी में कोई गलत हरकत करे, कोई क्राइम कमिट कर ले, सिर्फ इसीलिए वो क्राइम कमिट करे ताकि जो आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत है वो बच जाए। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देखती हूँ कि एक इंसान है, ठीक है, उसका बड़ा सा घर है, उसके घर के बाहर एक पूल है, प्यारा सा उसने पूल बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें पानी है। अब साथ वाले घर में आग लगी हुई है, ठीक है, एक बंदा सड़क पे चल रहा है, वो आ गया आपके घर में, और आपके घर में बहुत प्यारा सा जो पूल है उसमें वो बाल्टी लेके आपके घर भागते हुए आया, ठीक है, और आपके पूल से वो पानी उठा के साथ वाले प्लॉट पे फेंक रहा है। और आपको ये चीज़ इतनी बुरी लग रही है, आप कह रहे हो कि मेरे घर के अंदर इसके आने की जरूरत कैसी हुई, मेरे पूल में घुसने की जरूरत कैसी हुई। आप उसको कोर्ट ले जाओगे, कोर्ट उसको सज़ा नहीं देगी। क्यों नहीं देगी सज़ा? क्योंकि वो बंदा सड़क में चल रहा था, आपके साथ वाले नेबर में आग लगी हुई देखी, और वो उन बंदों को बचाने के लिए उसने एक क्राइम कमिट किया। वो क्राइम क्या कमिट किया कि वो आपके घर के अंदर घुस के उसने आपके पूल में से जो है बाल्टी डाल के पानी फेंक रहा था उनके घर में, ठीक है। तो वो जानबूझ के तो नहीं कर रहा था, बट वो मजबूरी से कर रहा था क्योंकि साथ वालों के घर में साथ वाले घर में आग लगी हुई है। तो यहाँ पे उसने जो छोटा सा क्राइम कमिट किया, यानी कि आपके घर में आके पूल में से पानी निकाला, आपसे परमिशन उसने नहीं ली, तो इस तरह की सिचुएशन पे कोर्ट माफ़ कर देगी। कोर्ट कहेगी कि किसी और की जान बचाने के लिए उसने ये रिस्क लिया। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि द क्राइम डन इन नेसेसिटी, ठीक है, ये एक डिफेंस बन जाता है। इसको हम सेक्शन 81 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसमें कोई चीज़ भी सेक्शन 81 सिखा रहा है कि जो बंदा है जो नेसेसिटी कमिट करे, यानी कि जो मजबूरी की वजह से कोई भी क्राइम कमिट करे, तो उसकी बैड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो गलत नीयत से आपके प्लॉट में ना घुसे, बल्कि वो अच्छी नीयत से घुसे। उसको पता हो कि भाई मैं इसके प्लॉट में इसलिए घुस रहा हूँ कि मुझे बाल्टी में पानी भरना है और मुझे उन बंदों को बचाना है। उसकी अच्छी नीयत है। गलत नीयत क्या होता है कि वो उसके प्लॉट में घुस रहा है, कोई चीज़ आके चोरी कर रहा है या गलत इंटेंशन से है। वो गलत अगर नीयत होगी तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, यानी कि अपने आप को बचा नहीं सकेगा। इसलिए उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। नंबर 181 हमें ये सिखाता है। 81 सेक्शन हमें ये भी सिखाता है टू सेव लाइव्स ऑफ और प्रॉपर्टी, यानी कि उसने किसी और की जान बचाने के लिए ये रिस्क लिया कि उसने क्राइम कमिट किया, आपके प्लॉट में आगे उसने जो है आपके पूल से पानी भरा और साथ वालों को बचाने के लिए, जान से बचाने के लिए उसने पानी फेंका। आगे आपने लिखना है एंड एक्टेड ऑनेस्टली, यानी कि उसका जो इंटेंशन है वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसने गलत नीयत से आपके प्लॉट में नहीं आया, ना ही गलत नीयत से उन्होंने लोगों की जान बचाई, बल्कि उसने अच्छी नीयत से उनकी जान बचाई। तो ये तीनों चीज़ें जो है सेक्शन 81 कहता है कि अगर होंगी तो उस इंसान को क्राइम की सज़ा जो है नहीं मिलेगी। इसमें आप एग्जाम्पल भी डाल दें। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, देयर इज़ अ ह्यूज फायर इन अ टाउन, अ पर्सन ब्रेक्स डाउन अ वॉल ऑफ अ हाउस टू स्टॉप दी फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड डिस्ट्रॉयज मोर हाउसेज, इवन दो द वॉल वॉज डिस्ट्रॉयड द पर्सन डिड इट टू सेव मैनी लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, सो इट वॉज नॉट अ क्राइम। एक इंसान है, उसने जब देखा कि टाउन में आग लगी है तो वो लोगों के घरों की जो दीवारें हैं उसको तोड़ना शुरू कर दी उसने। अब जब उसकी दीवारें उसने तोड़ी तो बहुत लोगों के घरों का उसने नुकसान किया, लेकिन लोग जो है उसको सज़ा नहीं दे पाएंगे उस इंसान को जिसने उनके घर को, यानी घर की दीवारों को तोड़ा, क्योंकि उसने दीवारें इसलिए तोड़ी थी ताकि जो आग है वो आगे स्प्रेड ना हो सके और लोगों की जाने ना जाए, वो लोग जो है मरे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से एग्जाम्पल दे के कर सकते हैं। उसके अलावा एक और भी लिखा है, बट द हार्म कॉस्ट मस्ट बी स्मॉलर देन द हार्म दैट वाज बीइंग स्टॉप। यहाँ पे कहते हैं कि जो आपने दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाया उनके घर की दीवारें तोड़ के,
वो जो नुकसान है वो उस बड़े नुकसान से कम हो, यानी कि आपने जो नुकसान पहुंचाया है वो नुकसान कम हो उस बड़े नुकसान से, ठीक है। अगर आपका अपना ही नुकसान इतना भयानक हो, इतना बड़ा हो उस नुकसान से जो आने वाला था, तो कोर्ट कहेगी भाई आप बेवकूफ़ हो जो इतना बड़ा नुकसान लोगों का कर रहे हो। जब कोर्ट देखेगी कि आप लोगों को घर तबाह कर रहे हो लेकिन उनकी जान बच गई है आपकी वजह से, जान बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर जान बच गई तो कोर्ट फिर आपको माफ़ कर देगी। लेकिन अगर आप बेवजह लोगों के घर तोड़ रहे हो, इस तरह से ख़राब कर रहे हो और कोई रीज़न भी नहीं थी और बहुत ही मामूली सा रीज़न था घर तोड़ने का, तो कोर्ट फिर आपको क्राइम की सज़ा दे सकती है कि घर तोड़ दिया आपने, सही है। आगे कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में लिखा हुआ पर्सन इज चार्ज विद अ क्राइम, दे कैन ट्राई टू डिफेंड देमसेल्व्स बाय सेइंग द अदर पर्सन एग्रीड, दे वर फोर्स्ड, दे हैड टू डू इट टू स्टॉप अ बिगर हार्म। तो जितनी पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़ा उनको हमने शॉर्ट करके लिख देना कि एक इंसान ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है वो अपना को डिफेंड करने के लिए ये बातें यूज़ कर सकता है जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, बट द पर्सन मस्ट प्रूव दैट देयर केस फिट्स ऑन दीज रीजंस, इफ द कोर्ट एग्रीज द पर्सन मे नॉट बी पनिश्ड। यहाँ पे जो बंदा है वो जो कह रहा है ना कि मैंने जो है मजबूरी के लिए किया या मुझे किसी ने फोर्स करवाया है, तो वो उसके पास प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर उसके पास प्रूफ नहीं है तो फिर वो चांसेस है कि वो बंदा बच नहीं सकता। अगर वो प्रूफ दे दे कि मैंने जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है चोरी कर लिया इस तरह से, तो प्रूफ अगर उसने कर दिया कोर्ट को तो कोर्ट फिर उसको सज़ा नहीं देगी, ठीक है। और उसके अलावा कोर्ट खुद भी जो है इतनी बेवकूफ़ नहीं होनी चाहिए, कोर्ट को खुद भी देखना है अगले बंदे को कि क्या वो बंदे ने जो प्रूफ दिया है या एविडेंस लेके आया क्या वो सही एविडेंस है कि नहीं सही एविडेंस, ठीक है। और इर्द गिर्द से भी कोर्ट चेक करे, तो बस इस तरह से कोर्ट जो है डिफेंस देगी, यानी कि उस बंदे को माफ़ करेगी। इतना था इस वीडियो में। अगर कोई चीज़ आपको समझना है पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं। और भी जो डिफरेंट टॉपिक है पीपीसी के आपको स्क्रीन पे जो ये मैंने लास्ट पे जो ये वीडियो लगाई हुई है साइड पे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी पीपीसी की सारी वीडियोस की, तो वो सारी वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं पीपीसी की, ताकि आपको कोई भी वीडियो अगर ना समझ आए आप वहाँ से जाके देख लें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।